नमस्कार, मैं निवेदिता तिवारी। और मैं पंकज सक्सेना। स्वर्णांजलि में आपका स्वागत है। कला का हमारे जीवन में क्या महत्व है? एक कलाकार के मन में किस प्रकार के द्वंद्व उठते हैं? यदि उसे अपनी कला और व्यक्तिगत संबंधों के बीच चयन करना पड़े, तो वह क्या करे? क्या कोई ऐसी कृति है जो इन बिंदुओं को छूती है, इन प्रश्नों को टटोलती है एवं इनके उत्तर देने का प्रयास करती है? जी हाँ, एक ऐसी ही कृति है मोहन राकेश जी का नाटक आषाढ़ का एक दिन। यह नाटक 1958 में प्रकाशित हुआ एवं आधुनिक हिंदी के उच्च नाटकों में इसकी गिनती होती है। यह नाटक कालिदास जी के जीवन पर आधारित है और इसके मुख्य पात्र हैं अंबिका, मल्लिका, कालिदास एवं विलोम। मोहन राकेश जी इस नाटक के आरंभ में एक बहुत सुंदर बात कहते हैं। किस प्रकार हिंदी नाटक का रंग शिल्प पाश्चात्य रंग शिल्प से भिन्न है और इसलिए पाश्चात्य रंग शिल्प को भारत में ज्यों का त्यों प्रतिष्ठित नहीं करना चाहिए। कुछ पंक्तियां हैं जो मैं दर्शकों को पढ़कर सुनाना चाहूँ। प्रश्न एक सांस्कृतिक दृष्टि का है। हिंदी रंगमंच को हिंदी भाषी प्रदेश की सांस्कृतिक पूर्तियों और आकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व करना होगा। रंगों और राशियों के हमारे विवेक को व्यक्त करना होगा। हमारे दैनंदिन जीवन के राग रंग को प्रस्तुत करने के लिए, हमारे संवेदों और स्पंदनों को अभिव्यक्त करने के लिए जिस रंगमंच की आवश्यकता है, वह पाश्चात्य रंगमंच से कहीं भिन्न होगा। यह अत्यंत आवश्यक बात है, क्योंकि मोहन राकेश जी जो बात कह रहे हैं वो भारतीय मानस के विभिन्न पहलुओं पर लागू होती है जी। और स्वर्णांजलि के माध्यम से भी हम इसी सांस्कृतिक दृष्टि को विकसित करने की बात कह रहे हैं। अब हम आते हैं जो द्वंद्व है उन पर। तीन मुख्य संघर्ष द्वंद्व हैं जिन पर इस नाटक में बात की गई। कर्म और भावना के बीच का संघर्ष, अंबिका और मल्लिका के बीच का संघर्ष। अंबिका मल्लिका की माँ है, उनके बीच का एक संवाद है जो दर्शकों को पढ़कर सुनाते हैं। मल्लिका कहती है, माँ आज के वे क्षण मैं कभी नहीं भूल सकती। सौंदर्य का ऐसा साक्षात्कार मैंने कभी नहीं किया, जैसे वह सौंदर्य स्पर्श होते हुए भी मांसल। मैं उसे छू सकती थी, देख सकती थी, पी सकती थी। तभी मुझे अनुभव हुआ कि वह क्या है जो भावना को कविता का रूप देता है। मल्लिका पुनः कहती है, जीवन की स्थूल आवश्यकताएं ही तो सब कुछ नहीं है माँ, उनके अतिरिक्त भी तो बहुत कुछ है। और अंबिका का उत्तर, माँ का जीवन भावना नहीं कर्म है, उसे घर में बहुत कुछ करना। बहुत ही सुंदर वार्तालाप है ये। मल्लिका जो कि कालिदास की प्रेमिका है और केवल उन्हें सौंदर्य बोध ही नहीं है, इन पंक्तियों से ये बहुत अच्छे से प्रतीत होता है कि मल्लिका का सौंदर्य बोध बहुत ऊंचा है और वे अपनी माता से बातचीत कर रही हैं। इस वार्तालाप में हम ये पाएंगे, जो श्रोता और पाठक हैं, इस नाटक के पाठक हैं, वो ये पाएंगे कि उनकी सहानुभूति दोनों से है। जब मल्लिका ये कहती है कि जीवन केवल इतना ही नहीं, जीवन इससे कुछ और है, इससे भिन्न है और इससे ऊंचा है, जो दैनिक दिनचर्या का जो जीवन है, तो भी हमें उनके मत से बहुत सहानुभूति होती है। और दूसरी ओर जब उनकी माँ कर्तव्य बोध की बात करती है कि उनके लिए तो जो सर्वोच्च है, उनकी जो संतान है, उनकी जो संतति है, वे एक अच्छा जीवन व्यतीत कर सकें, उस कर्तव्य बोध की बात करती हैं। और उन्हें मल्लिका का कालिदास के प्रति प्रेम और कालिदास से निकटता के कारण सौंदर्य बोध के प्रति और खिंचाव जो है, उसके विरुद्ध में वो जो कर्तव्य की बात करती हैं, उससे भी पाठकों को सहानुभूति होगी। ऐसा बहुत कम होता है कि कोई कलाकार, कोई नाटककार, दो जो कलाकार हैं, उसके दो जो पात्र हैं, उनके बीच में ऐसा वार्तालाप हो जिसमें हमारी सहानुभूति दोनों के साथ ही रहे, और यहाँ हमें बहुत अच्छे से वह दिखाई पड़ता है। और यह जो अनुभव है, ये जो वार्तालाप में जो अनुभव है, वह हमारे जो दैनिक जीवन है उनके अनुभवों के भी समीप है। बहुत समीप है, हम उनसे साक्षात्कार बहुत अच्छे से कर सकते हैं। जी, तो हम क्रमानुसार ये द्वंद्व है इन पर चर्चा करेंगे। कलाकार की प्रेरणा और जो व्यक्तिगत प्रेम का द्वंद्व है, मल्लिका और कालिदास। मल्लिका का त्याग है, उसका संपूर्ण समर्पण है और प्रेम की पराकाष्ठा है। मल्लिका कहती है, और वह प्रश्न मैं
हो ना? यहाँ बैठो, तुम मुझे जानते हो ना? तुम समझते हो कि तुम इस अवसर को ठुकराकर यहाँ रह जाओगे तो मुझे सुख होगा। मैं जानती हूँ कि तुम्हारे चले जाने पर मेरे अंतर को एक रिक्तता छा लेगी और बाहर भी संभवतः बहुत सूना प्रतीत होगा। फिर भी मैं अपने साथ छल नहीं कर। जी। यहाँ हम एक जो भाव हमारे मन में आता है, यहाँ मल्लिका के त्याग और प्रेम दोनों का परिचय हमें मिलता है। बहुत स्पष्ट रूप से मल्लिका ये कह रही हैं कि वे नहीं चाहती कि कालिदास उनके पास गांव में रहे, ग्राम में रहे, और वे नगर जाएं और अपना जो भी ख्याति है उसको आगे बढ़ाते रहें। तो यहाँ से उनके त्याग की भावना बहुत स्पष्ट हो रही, परंतु उनके मन में यह भाव अवश्य है कि एक बार तो कम से कम प्रेमी की भांति कालिदास उन्हें यहाँ रुकना तो चाहे, और मल्लिका जानती है कि वे फिर भी कहेंगी कि कालिदास वहां ना रुके, परंतु वह भावना उनके अंदर, त्याग वे फिर भी करें, पर उसके बाद भी उस प्रेम का परिचय वे लेना चाहती हैं कालिदास से। तो यहाँ पर ये बहुत सुंदर और बहुत ही कम शब्दों में, इन पंक्तियों में ये सारी भावनाएं जो हैं वो सामने आती हैं कि एक प्रेमिका के नाते, एक स्त्री के नाते उनके मन में यह भाव तो है कि कम से कम कालिदास एक बार ये पहचाने तो, और उन्हें ये दर्शाए कि वहां प्रेम है, परंतु त्याग अपने स्थान पर अटल है, अडिग है। तो कालिदास क्या कहते हैं? जी। तो यहाँ से एक द्वंद और आएगा, जी। पर उससे पहले हम यह जी। बात करते हैं। कालिदास कहते हैं, तुम मुझे पूरी तरह नहीं समझ रही हो मल्लिका। प्रश्न तुम्हारे घेरने का भी नहीं है। जो आपने अभी बात कही, वो सुनना चाहती हैं, परंतु वो कहते नहीं हैं। जी। फिर कालिदास कहते हैं, मैं अनुभव करता हूँ कि यह ग्राम प्रांतर मेरी वास्तविक भूमि है। मैं कई सूत्रों से इस भूमि से जुड़ा हूँ। उन सूत्रों में तुम हो, परंतु और भी हैं। जी। यह आकाश और ये मेघ है, यहाँ की हरितिमा, हरिणों के बच्चे हैं, पशुपाल है। यहाँ से जाकर मैं अपनी भूमि से उखड़ जाऊंगा। और यहाँ वह तीसरा संघर्ष, ग्राम और नगर के बीच का संघर्ष, जहां से उन्हें प्रेरणा मिले, जो ग्रामीण जीवन है। तो सबसे पहले जब कालिदास जब मल्लिका से यह बातचीत कर रहे हैं, तो उसमें बड़ा अच्छा द्वंद सामने आता है। वे यह नहीं कह रहे कि मल्लिका उनके लिए आवश्यक नहीं है या महत्वपूर्ण नहीं है। एक प्रेमी के दृष्टि से वे कह रहे हैं कि मल्लिका भी एक भाग है, पर केवल तुम ही हो ऐसा नहीं है। तो यहाँ पर मल्लिका को टीस तो उठती है, पर कालिदास के कहने का यह अर्थ नहीं है कि कोई और स्त्री या कोई और व्यक्ति उनके लिए महत्वपूर्ण है। उनका कहने का अर्थ ये है कि ये ग्राम की जो जलवायु है, वहां के जो वन है, वहां के जो पौधे हैं, और वहां का जो पूरा वातावरण है, यह उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो जहां से उन्हें प्रेरणा मिलती है, वह पूरा गांव और उसका पूरा परिप्रेक्ष्य, उसका पूरा संदर्भ उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो यहाँ दोनों बात सामने आती है। कालिदास यह नहीं कह रहे कि मल्लिका उनके लिए महत्वपूर्ण नहीं है, वे यह भी नहीं कह रहे कि दूसरे व्यक्ति उनके लिए महत्वपूर्ण है, पर एक कलाकार के मन में व्यक्तियों से उठकर भी एक चाह होती है। हर कलाकार के मन में यह द्वंद आपको दिखेगा। उसके लिए व्यक्ति महत्वपूर्ण है, पर व्यक्तियों से ऊपर उठ के भी एक दृश्य उसके सामने होता है, जिससे उसको बड़ा प्रेम होता है, जिससे वह बहुत प्रेरणा प्राप्त करता है। और वह किसी एक व्यक्ति या कुछ व्यक्तियों के समूह तक भी सीमित नहीं है। वह एक ऐसी भावना है जो वह व्यक्तियों से उठ के, वो घेरा वहां से उठता है, वहां के पशु पक्षियों, वहां की जलवायु, वहां की भावनाओं, यहाँ तक कि सूरज की किरणों की बनावट तक को अपने अंदर समेट लेता है, पंछियों की चहचहाहट को अपने अंदर समेट लेता है। जी। नदियों की कलकल। जी, इस सब को समेटे हुए उस पूरे भावना से कलाकार का प्रेम होता है, और यह बहुत सुंदर ढंग से कालिदास यहाँ व्यक्त कर रहे हैं। परंतु यह बहुत स्वाभाविक है कि एक प्रेमिका के नाते मल्लिका ये चाहती हैं कि वो प्रेम केवल उनके लिए अडिग और सजल रहे। एक स्त्री होने के नाते मेरे मन में एक प्रश्न है, हम इस पर और चर्चा करेंगे। क्या यह कालिदास का एक कलाकार के रूप में एक स्वाभाविक भाव है, या फिर उनकी आत्मव्यक्तता है? यहाँ पर मैं यह कहना चाहूंगा कि कलाकार के मन में पाठक या श्रोता सदैव रहता है, उससे वो बहुत दूर नहीं जा सकता। तो कलाकार के मन का भाव तो है, पर इसमें आप थोड़ी सी आत्मलिप्तता तो देखेंगे, क्योंकि उसके बिना तो किसी कृति का निर्माण और उसका समाज में प्रतिपादन होना बहुत ही कठिन है। तो वो कहते हैं कि मैं अपनी इस भूमि से उखड़ जाऊंगा, और मल्लिका का उत्तर क्या है? वो उन्हें समझाने का प्रयत्न कर रही है।
यह क्यों नहीं सोचते हो कि नई भूमि तुम्हें यहाँ से अधिक संपन्न और उर्वरा मिलेगी? इस भूमि से तुम जो कुछ ग्रहण कर सकते थे, कर चुके हो। तुम्हें आज नई भूमि की आवश्यकता है, जो तुम्हारे व्यक्तित्व को अधिक पूर्ण बना दे। तो वो उस नवीनता की बात कर रही है जो रचनात्मकता के लिए आवश्यक है। जी। कालिदास का भय, नई भूमि सुखा विकसित। जी। यहाँ पर इस नाटक का सबसे जो केंद्रीय द्वंद है वह सामने आता है। जो सबसे बड़ा द्वंद है कि कालिदास का जन्म एक छोटे स्थान पर हुआ। वह एक ग्राम है। वहां की जलवायु, वहां बहुत ही प्रकृति उनके निकट है। जहां भी दृष्टि डालें, वहां प्रकृति उनके सामने है। वहां संस्कृति की लय प्रकृति के साथ पग भर के चलती है, उसके विरुद्ध नहीं चलती है। तो वहां उनका जो जीवन है, उसी जीवन से, जहां पर उन्होंने अपनी पहली बार आंखें खोली, जहां पहली बार, जैसे हमने कहा, चिड़ियों की चहचहाहट को सुना, जहां पहली बार झरनों या नदियों की कलकल को सुना, जहां पहली बार जो हमारी 5 इंद्रियां होती हैं, उनसे हम जो भी ग्रहण करते हैं, वह पहली बार उन दृश्यों को, उन वाणी को, उन शब्दों को वो पहली बार उन्होंने अनुभव किया, उससे वे अभिभूत हुए। तो उससे बहुत गहरा प्रेम कालिदास के अंदर है। और उनका मानना है, और यह मानना सही है, कि उनकी कला वहीं से उपजती है। उनकी कला का जन्म इस ग्राम की पृष्ठभूमि में ही है। अगर यह प्रेरणा यहाँ से निकाल दी जाए, तो वे कल्पना नहीं कर सकते कि एक कवि होने के नाते वे किस प्रकार अपना जीवन जीते। तो बहुत गहरा जुड़ाव है उनकी जन्मभूमि के साथ। यह उन कवियों, उन कलाकारों को जिनको स्थान से बहुत प्रेम है। इसमें भी कवि और कलाकार बहुत भिन्न ढंग के होते हैं। यहाँ पर हमें उसकी झलकी दिखती है जिनको अपनी जन्मभूमि, मातृभूमि से बहुत गहरा प्रेम है, जिनको केवल व्यक्ति ही नहीं, उसके आसपास जो पूरा वातावरण है, उसके आसपास जो पूरा संदर्भ है, उससे भी बहुत गहरा प्रेम होता है। कालिदास को इस प्रकार का प्रेम है, और उनके मन में भय है कि नगर में, उस समय के नगर आज के नगर जैसे तो ना होते होंगे, परंतु फिर भी नगर की प्रकृति ही भिन्न होती है। ग्राम जैसी प्रकृति नहीं होती, और प्रकृति से वो थोड़ा सा दूर तो होता ही है। उसके साथ साथ नगर में जो राज्य होता है, राज्य की उपस्थिति से जिस प्रकार के चरित्र वहां होते हैं, वहां से थोड़ा मन खट्टा एक कवि और कलाकार का होना बहुत ही स्वाभाविक है। जो कालिदास के मन में वह भाव है। वे नगर में तो जाना चाहते हैं अपनी कला का प्रदर्शन करने के लिए, परंतु उनको नगर की कमियों का भी पता है, और इस कारण से वे कहते हैं कि कहीं मेरी कला को यह सुखा ना दे। जो स्रोत है उनकी कला का, जो प्रेरणा है, वह सूख ना जाए। और यह भय कोई भी कलाकार जिसको अपने स्थान से बहुत प्रेम है, जिसके मन और कला में प्रकृति का स्थान बहुत केंद्रीय है, उसके लिए यह बात बहुत ही महत्वपूर्ण होगी। जी, आपकी लेखनी भी बहुत सुंदर है, आप लेखन भी करते हैं, तो क्या यह आपका व्यक्तिगत अनुभव भी है? इस कारण से ही कदाचित मैं इस नाटक से बहुत गहराई से सामंजस्य रखता हूँ, क्योंकि जिन्हें भी स्थान बहुत प्रेम है, और अपने जन्म स्थान से बहुत प्रेम है, वो इस नाटक में बहुत साक्षात्कार करेंगे, बार बार अपनी भावनाओं को इसमें प्रतिबिंबित पाएंगे, जो कालिदास बार बार जैसी बातें कर रहे हैं। तो मल्लिका आपको और कालिदास को एक दार्शनिक के रूप में उत्तर देती है। उस उत्तर को हम सुनते हैं। कोई ऐसी भूमि नहीं है जिसके अंतर में कहीं कोमलता ना। तुम्हारी प्रतिभा उस कोमलता का स्पर्श अवश्य पालेगी। सौंदर्य बोध और सुंदरता का भारत भूमि में क्या स्थान है, इसे ब्रह्म स्वरूप माना गया है। और कुमार स्वामी जी भी इस पर एक दृष्टि डालते हैं और कहते हैं कुछ। जी। तो मुझे लगता है ये 2 पंक्तियां जो मल्लिका कहती है, ये इस नाटक की सबसे महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं। यह नाटक इसलिए इतना श्रेष्ठ है कि कालिदास के जीवन के प्रसंगों को वो सामने लाता है। कल्पना अवश्य करता है, परंतु कल्पना इतनी सजग और सजल है कि हम सब बहुत अच्छे से उस भावना को हम समझते हैं। परंतु इसके बाद वह केवल प्रेम पर या व्यक्तिगत प्रेम पर अटक के नहीं रह जाता। वह भारतीय दर्शन, सौंदर्य शास्त्र के कुछ मूल सिद्धांतों को बहुत सरल भाषा और पंक्तियों में प्रतिपादित करता है। मल्लिका यहाँ बहुत गहरी बात कह रही है। मेरे अनुसार कदाचित इस पूरे नाटक की सबसे गहरी 2 पंक्तियां ये हैं कि ऐसी कोई भूमि नहीं जिसमें कोमलता ना हो। यहाँ वे क्या कह रही हैं, कालिदास के मन का भय क्या है कि जिस भूमि में उनका जन्म हुआ, उस भूमि में सौंदर्य की प्रेरणा बहुत
प्रचुरता में थी, बहुत अधिक थी, और इस कारण से उनकी कला बहुत अच्छे से विकसित हुई। परंतु उसके साथ उन्हें यह भी भय है, ऐसा ना हो कि जिस भूमि पर अब वे जा रहे हैं, नगर में जा रहे हैं, वहां वह सुंदरता ना हो। तो कालिदास के मन का भय है, उनके सामने प्रश्न क्या है कि जो सौंदर्य है वह हर भूमि में नहीं होता, वह किसी भूमि में है और किसी भूमि में ना भी हो सकता है। ऐसा संशय, ऐसा संदेह उनके मन में आता है। परंतु मल्लिका उस संदेह को का निवारण करते हुए तुरंत यह बोलती है कि ऐसी कोई भूमि नहीं जहां कोमलता ना हो। इसमें मैं एक उदाहरण उठाना चाहूंगा, उसके बाद हम हिंदू सौंदर्य शास्त्र और शास्त्र की दृष्टि पर भी आएंगे। बहुत सुंदर उदाहरण है एक जर्मन कवि रेनर मरिया रिल्के का, 19वीं-20वीं शताब्दी के बहुत प्रसिद्ध कवि थे। परंतु जितनी उनकी कविताएं प्रसिद्ध थी, इससे भी अधिक उनके युवा कवियों को लिखे गए पत्र थे। आज इस 21वीं शताब्दी में तो जो युवा कवि हैं वे इनके पत्रों से बहुत ही प्रभावित हैं। तो एक पत्र में एक युवा कवि बहुत चिंतित है और वह पूछता है कि मेरा विषय क्या हो, और क्या जो मैं विषय लेना चाहता हूं उसमें मैं गहराई पा पाऊंगा, उसमें मैं सुंदरता को सामने ला पाऊंगा, अपने पाठकों को सौंदर्य बोध करा पाऊंगा। इसमें जो रेनर मरिया रिल्के बहुत सुंदर दृष्टि देते हैं और कहते हैं कि अगर आप कोई विषय चुनते हैं और विषय में आपको सुंदरता नहीं मिलती, इसका अर्थ है कि आपकी कला अभी विकसित नहीं है। ऐसा कोई विषय नहीं जिसमें सुंदरता नहीं, और कवि वही है, कलाकार वही है जो किसी भी विषय को ले और उसमें सौंदर्य को ढूंढ पाए, उसमें सौंदर्य को पाए। ये बहुत गहरी बात है, क्योंकि ये केवल सौंदर्य तक नहीं टिकती, सौंदर्य तक सीमित नहीं रहती, यह वहां से दर्शन की ओर प्रस्थान करती है। चूंकि हमारे यहाँ एक हिंदू शास्त्रों की एक प्रकृति है, आप कोई भी हिंदू शास्त्र उठा लो, वास्तु हो, शिल्प हो, कला हो, कविता हो, साहित्य हो, अगर आप उसमें गहराई में जाएंगे तो दूसरे जो विषय हैं उनको भी आपको समझना पड़ेगा, वे भी आपको समझ में आने लगेंगे, उनमें साम्य आपको दिखने लगेगा। कुछ सार्वभौमिक तत्व, सार्वभौमिक सिद्धांत आपको एक विषय में मिलेंगे जो दूसरे विषय में भी मिलेंगे। तो दर्शन और यहाँ सौंदर्य शास्त्र में हमें एक रूपता दिखती है। जो प्रश्न है मल्लिका कह रही हैं कि कोमलता, जो जिस शब्द का वह प्रयोग कर रही है वह कोमलता है, कि हम कोमलता को सुंदरता से भी, क्योंकि वहां एक भूमि को उर्वरता की बात चल रही है, इसलिए उसके शुष्क हो जाने का भय है। और वहीं मल्लिका वहां से जो विरोध में कह रही है कि नहीं, वहां कोमलता है। यहाँ कोमलता का अर्थ है सुंदरता, कि सुंदरता हर भूमि में है। और जैसा आपने बोला कि सौंदर्य को हमारे यहाँ ब्रह्म स्वरूप माना गया है, कि सौंदर्य की पराकाष्ठा पर जब आप पहुंचते हैं तो सत्य की पराकाष्ठा भी वही है, सत्यम शिवम सुंदर, ब्रह्म भी वही है, शिव भी वही है। तो यह तत्व जो है, इस कारण से किसी भी विषय में आप अगर एक बार प्रस्थान करते हैं तो आप जिस चरम पर जाते हैं वह चरम एक ही है। आप कोई भी विषय, वास्तु, शिल्प, कला, साहित्य, कहीं से भी विज्ञान, आप जब एक बार अनुसंधान करने का प्रयास करते हैं और उस पथ पर आगे बढ़ते हैं तो वह पथ अंत में जाकर जिस चोटी पर पहुंचता है, चाहे वह सौंदर्य से एक बार प्रारंभ हो या फिर विज्ञान से हो, जो उसकी बिल्कुल हमें अभी बहुत भिन्न और विपरीत दिखेगा, परंतु अगर वह ज्ञान है और अगर वह सही पथ है तो उसकी चोटी, इन सारे जो विषयों की चोटी एक ही होगी। तो सौंदर्य को ब्रह्म से जो उन्होंने साक्ष्य किया है, अगर हम यहाँ पर देखें तो हम हिंदू शास्त्र यह बोलते हैं कि अद्वैत की अगर हम बात करें तो एक ब्रह्म है जो परम चेतना है, और उस ब्रह्म से ही पूरे ब्रह्मांड और सृष्टि का निर्माण हुआ है। ये जो सारे भूभाग हैं, सारे तारे हैं, सारे सौर मंडल हैं, वह उस ब्रह्म से ही बने हैं। और अंत में धरती पर जो प्रकृति है, सारे पेड़ पौधे हैं, सारे व्यक्ति हैं, सारी प्रजातियां हैं, यहाँ तक कि जो अजीवित वस्तुएं हैं वह भी उस ब्रह्म का ही तत्व है। और जब वह उस ब्रह्म का ही तत्व है तो ऐसा हो सकता है कि वो ब्रह्म के सच्चे स्वरूप को अभी प्रतिबिंबित ना कर रही, पर उसमें ब्रह्म है ही नहीं, ऐसा कदाचित नहीं हो सकता है, बिल्कुल भी नहीं हो सकता। और इस कारण से मल्लिका कह रही है उसमें ब्रह्म तत्व जिस प्रकार से इस सृष्टि के हर कण में है, इसी प्रकार से मल्लिका कह रही है कि हर भूमि में वह कोमलता है। और वह कोमलता अगर कालिदास के पास वह सौंदर्य की दृष्टि है अथवा सत्य को खोजने का की साधना है,
तो वो कोमलता कालिदास पा ही लें। यहाँ जो दूसरा भाग है वो बहुत सुंदरता से सामने आता है कि कुमार स्वामी, आनंद कुमार स्वामी, जो हिंदू सौंदर्य शास्त्र और कला साहित्य पर जो सबसे बड़े से लिखा है, विस्तृत रूप से लिखा है, 50 से अधिक पुस्तकें हैं और बहुत सुंदर सिद्धांतों को प्रतिपादित किया है। जो शास्त्र में सिद्धांत है उन्हीं को बहुत आधुनिक भाषा में और समसामयिक भाषा में उन्होंने लिखा है। वे भी यह कहते हैं कि एक कलाकार का जो लक्ष्य है वह हर वस्तु और हर विषय में सौंदर्य को ढूंढना है। ऐसा कोई भी विषय नहीं जहां पर वह सौंदर्य ना हो। तो एक सांस्कृतिक मानववादी का लक्ष्य भी यही होना चाहिए। जी, सांस्कृतिक मानववादी जहां भी अपनी दृष्टि डाले वहां पर उसको सार्वभौमिक तत्व क्या मिलते हैं यह ढूंढने का प्रयास करना चाहिए। यहाँ पर भी अगर हम एक विषयांतर लें बहुत ही लघु, तो वह यह है कि पश्चिमी जो मानववादी हैं वे किसी भी संस्कृति और समाज में जाते हैं और यह ढूंढने का प्रयास करते रहते हैं कि वहां भिन्न क्या है, वहां विचित्र क्या है, जिसको अंग्रेजी में एग्जॉटिक बोला जाता है। और किसी कबीले के पास, किसी संस्कृति में वह जाते हैं, वहां उसका अध्ययन करते हैं और 10 एक सूची बनाते हैं कि ऐसी 10 बातें जिसमें ये विचित्र कैसे दिखाए जाए। उनकी दृष्टि ही ऐसी। और कुमार स्वामी का कहना यह है कि एक निचली दृष्टि यह है भी कि जैसे ही आप किसी दूसरे प्रांत में जाते हैं जहां भाषा भिन्न है, और भारत में तो आपको विदेश जाने का प्रयास ही नहीं करना पड़ेगा, भारत के अंदर ही हम अलग अलग स्थानों और अलग अलग राज्यों में जाके यह अनुभव कर सकते हैं। जैसे ही आप भाषा बदलती है, भोजन बदलता है, जलवायु बदलती है, तो आपको सबसे पहले वहां की भिन्नता दृष्टि में आती है। और पर कुमार स्वामी का कहना है एक कलाकार का यह लक्ष्य नहीं है, एक हिंदू कलाकार का यह लक्ष्य नहीं है। हिंदू कलाकार को जो विचित्रता है उस स्थान की, जो विभिन्नता है, उसको ना देखते हुए जो सार्वभौमिक तत्व है सनातन संस्कृति, भारतीय संस्कृति के, उन सार्वभौमिक तत्वों को भी वहां पर ढूंढना होगा। और मानववादी वही है जो ऐसे सार्वभौमिक तत्वों को जिस प्रांत में जाए, जिस राज्य में जाए, वहां वो ढूंढ सके। अब ये ऐसा वह एक सिद्धांत प्रतिपादित करते हैं, पर एक बार इसको सोच के देखिए कि यह केवल एक सिद्धांत नहीं है, सौंदर्य को देखने का एक दृष्टि नहीं है। इस दृष्टि को लेकर अगर हमारे मानववादी भिन्न भिन्न समाजों की, प्रांतों की, कबीलों की अगर वो अध्ययन करें, अगर उनको बहुत गहराई से अध्ययन करें, तो उन्हें यह समझ में आएगा कि इनमें समानता क्या है और जो सनातन आत्मा है वह कैसे भारत के कोने कोने में बह रही है। ना कि उनकी भिन्नता को उजागर करके उनको वो एक दूर करेंगे, बल्कि उनकी एक रूपता को ढूंढ के और उसको दूसरे पाठकों और लोगों के सामने, व्यक्तियों के सामने ले जाकर वे उन दोनों प्रांतों को और विभिन्न प्रांतों को एक करने का प्रयास करेंगे। यह दृष्टि एक हिंदू मानववादी की, एक सनातनी भारतीय मानववादी की होना चाहिए, ऐसा कुमार स्वामी समझते हैं। जो यहाँ पर हमें मल्लिका और मल्लिका के उन शब्दों में उनकी गहराई की हमें दृष्टि मिलती है, जहां वे दूसरी दृष्टि भी कहती हैं कि ऐसा कोई कवि, वह कवि ही नहीं है जिसे कोमलता ढूंढना ना आए। तो यहाँ एक बहुत अच्छा प्रश्न सामने आता है, कदाचित वह इस नाटक का केंद्रीय प्रश्न है कि सौंदर्य है कहाँ? सौंदर्य कवि की दृष्टि में है अथवा सौंदर्य विषय में है या फिर वह उस प्रक्रिया में है, दर्शन में है। तो जो हमने वार्तालाप अभी किया, जो बातचीत हमने की, और मल्लिका और कालिदास के वार्तालाप से यह समझ में आता है, ऐसी कोई भूमि नहीं जहां कोमलता ना हो और तुम्हारी दृष्टि उस कोमलता को ढूंढ ही ले। इस यहाँ वह यह कहने का प्रयास कर रही हैं कि सौंदर्य कवि के मन में तो होता ही है और कालिदास एक कवि होने के नाते वह दृष्टि रखते ही है और सौंदर्य विषय में है ही, क्योंकि वह यह भी कहती हैं कि ऐसी कोई भूमि नहीं जहां पर कोमलता ना हो और इस प्रक्रिया में तो सौंदर्य है ही। तो यहाँ पर यह स्थापित हो जाता है कि सौंदर्य पूरी सृष्टि में है और जिस व्यक्ति के पास यह दृष्टि होती सौंदर्य को ढूंढने की, वह उस ब्रह्म तत्व को, उस सौंदर्य के परम तत्व को हर स्थिति में, हर विषय में वह ढूंढ ही लेता। आपने जो बात कही ना पंकज जी, उसमें एक अत्यंत आवश्यक बात सामने आती है कि यहाँ पर इस भूमि में भारतीय दर्शन में किस प्रकार कला को किस रूप में देखा जाता है और एक कलाकार अपनी कला को साधना बनाकर अपनी व्यक्तिगत चेतना को परम चेतना से जोड़ सकता है, क्योंकि सत्य ही
शिव है और शिव सुंदर है। जी। तो यहाँ पर अगर हम हमारे दर्शन की बात करें और उसमें अमुक रूप से कश्मीर शैव दर्शन की बात करें, तो यह पूरा संसार शिव से ही निकला है और चित्त शक्ति का विलास है। उसको, इस पूरे ब्रह्मांड को, इस सृष्टि को चित्त शक्ति विलास बोलते हैं, जहाँ शिव सिद्धांत है और शक्ति का जो विलास है, उससे इस पूरी सृष्टि की रचना होती है। और फिर एक के बाद एक माया, बुद्धि, मन, यहाँ तक कि पंच महाभूत तत्व, यह सब और हम सारे व्यक्ति वही शिव से आए। तो सौंदर्य भी शिव का ही एक स्वरूप है। और जब हम सत्य की पराकाष्ठा में पहुंचते हैं, जिस प्रकार से जो भिन्न तत्व हैं और जो व्यक्ति हैं, वे जब सत्य की खोज करते हैं, तो वह एक साथ सौंदर्य की खोज भी है। उन्हें सौंदर्यानुभूति भी होना आवश्यक है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि सत्य की खोज में, सत्य को पाने पर वे सौंदर्य से दूर रहें, अथवा सौंदर्य के चरम पर जाने पर वे सत्य से दूर रहें। यह होना हिंदू दृष्टि से असंभव है। जी। अब हम पुनः भूमंडल पर आते हैं। जी। तो एक कलाकार के लिए राजकीय आश्रय कितना आवश्यक है? जी। और यहाँ पर मोहन राकेश जी ने एक पात्र भी गढ़ा है, विलोम। जी। उनका नाम भी विलोम है, क्योंकि वो कालिदास के विपरीत हैं। और वो कहता है कि विलोम क्या है? एक असफल कालिदास और कालिदास एक सफल विलोम। हम कहीं एक दूसरे के बहुत निकट पड़ते हैं। जी। तो राजकीय आश्रय कितना आवश्यक है? देखिए, एक कलाकार कला की प्रेरणा तो ग्राम से ले सकता है, पर उस कला का संवर्धन ग्राम नहीं कर सकता। वहां पर इतने संसाधन नहीं है। और एक ग्राम के अंदर, एक छोटे से नगर के अंदर, उस कला को भांपने वाले, उस कला को जांचने वाले, उस कला का आनंद उठाने वाले नागरिक भी स्पष्ट रूप से हमें हमारे सामने नहीं मिलेंगे या पर्याप्त मात्रा में हमारे सामने नहीं होंगे। जैसा कि हम कुछ पिछले अंकों में चर्चा कर चुके हैं कि एक नागरिक की परिभाषा भारत में क्या है। नागरिक केवल वह नहीं जो नगर में रहता हो, नागरिक वह भी जिसमें कला की उत्कृष्ट दृष्टि हो और वह कला का संवर्धन करे। पारखी है, वह पारखी है और उसका कर्तव्य है एक नागरिक होने के नाते कि वह कला का संवर्धन में सहयोग करे। तो इस प्रकार से हमारे यहाँ जो नगर की अवधारणा है, अब देखिए ये कितनी सुंदर बात है कि नगर में कह सकते हैं कि सुंदरता का कम होना बहुत ही स्वाभाविक है, या वहां कुछ बीभत्स रस का आनंद बहुत ही स्वाभाविक है। और इस प्रकार से हमारे शास्त्रियों ने, हमारे ऋषियों ने नगर में रहने वालों को इस कर्तव्य से जोड़ दिया है कि अगर वे नागरिक कहलाने चाहते हैं तो उन्हें केवल नगर में रहना ही आवश्यक नहीं है, कला का संवर्धन करना भी आवश्यक है। तो इस प्रकार से नगर में रहते हुए वहां की जो ग्राम में ना रहने की जो पीड़ा है, उसको बराबर करने के लिए, उसको संतुलित करने के लिए कला का बाहुल्य, और इस प्रकार से नागरिक वह है जो बहुत सारे कलाकारों का उनका सहयोग करे, कला का संवर्धन करे। तो इस प्रकार से भारतीय नगरों में कला के संवर्धन की व्यवस्था थी। तो इस प्रकार से एक कलाकार भले ही ग्राम में रहता हो, परंतु उसको नगर में अपनी कला को दर्शाने के लिए तो जाना ही पड़ता है। इसमें एक दूसरा बिंदु भी सामने आता है कि कलाकार के मन में श्रोता, पाठक होता ही। कुछ कलाकार ऐसा कहते हैं कि वे स्वंत सुखाई ऐसा कर रहे हैं, परंतु मुझे ये बात कहीं पूर्णतः सच नहीं प्रतीत होती, क्योंकि स्वांत सुखाए तो साधना हो सकती है जो सत्य की ही केवल खोज है, परंतु जिसके मन में खोज सौंदर्य का रूप लेकर आई, कला का रूप लेकर आई है, उसके मन में श्रोतागण होता ही। भले ही वह परम स्तर पर जाकर श्रोतागण नगण्य हो सकता है, परंतु उस प्रक्रिया में बीच में श्रोतागण हो गए। तो एक कलाकार के लिए श्रोता होना आवश्यक है। कलाकार के लिए बहुत आवश्यक है कि उसे यह पता हो कि कितने लोग उसकी कला का आनंद ले रहे हैं और उन आनंद लेकर उनके जीवन में कितने बदलाव आ रहे हैं, या वो उसको कैसे देखते हैं अपने जीवन में, यह उसके लिए आवश्यक है। और यह एक गांव में बहुत कम हो सकता है। यह एक नगर में या राजा के सामने, जो मंत्री हैं उनके सामने, मंत्रीगणों के सामने, और बड़े बड़े रसिक और नागरिक जो नगर में ही एकत्रित हो सकते हैं, उनके सामने ही वह अपनी कला का प्रदर्शन कर सकता है। और इस कारण से एक कलाकार को नगर में जाना बहुत आवश्यक है। यह द्वंद्व भी बहुत आवश्यक तो है, परंतु इस द्वंद्व का होना भी कलाकार के निर्माण में बहुत आवश्यक है।
यहाँ एक और प्रश्न है जी। जो सामने आता है। एक कलाकार के निर्माण में क्या पीड़ा, कष्ट, क्या विरह आवश्यक है? हम अधिकांशतः ये देखते हैं कि वहीं से रचनात्मकता जन्म लेती है। जी। मुझे जितना लगता है यह कष्ट और विरह बहुत आवश्यक है और मुझे ऐसा लगता है इस नाटक को पढ़ के कि मोहन राकेश भी कदाचित यही कहने का प्रयास कर रहे हैं। अगर हम इस अमुक रचना को लें, इस अमुक घटना को लें जिसकी बातचीत इस नाटक में हो रही है, तो कालिदास के मन में स्थान बहुत महत्वपूर्ण है, उनका जन्म स्थान बहुत महत्वपूर्ण है। और कोई ऐसा व्यक्ति जो एक अमुक ग्राम में उसका जन्म हुआ और वहीं उसने पूरा जीवन व्यतीत किया, उसे उस विरह की पीड़ा नहीं होगी जो स्थान से दूर जाने वाले कवि कलाकार को होती है। वो विरह की पीड़ा न होने के कारण वह उस सुंदरता का जो उसे अनुभव उस ग्राम में हुआ है, उसके मूल का वो अनुसंधान भी इतना तीव्रता से नहीं करेगा। उसका कारण यह है कि जिसको खोने का भय ही हमारे अंदर नहीं है, हम वह कहाँ है, ठीक ढंग से उसका उदय कहाँ होता है, इसकी भी हम बहुत खोज करना नहीं चाहेंगे। परंतु जिस कलाकार जिसको स्थान से बहुत प्रेम है और जन्म स्थान से दूर जाना होता है, जाना पड़ता है, वह यह ढूंढने का निरंतर प्रयास करता रहता है कि मेरे नगर में, मेरे ग्राम में, मेरे जन्म स्थान में ऐसा क्या सुंदर था जो मुझे तो इतना भाता है, परंतु वो उस नगर के बाहर और उस ग्राम के बाहर वालों को कदाचित इतना नहीं दिख पाता। तो वो कौन सी वस्तु है जो जहां से इस सौंदर्य बोध का की उत्पत्ति होती है और जब उसमें यह दृष्टि विकसित होती है उस कलाकार के अंदर, तो इस दृष्टि को वो पूरे विश्व पर डालने का प्रयास करने लगता है और इस प्रक्रिया से ही सौंदर्य के जन्म की प्रक्रिया उसको समझ में आती है। जब वो दूसरे स्थान पर जाता है, वही दृष्टि उस स्थान पर भी डालने का प्रयास करता है और वहां भी जब सौंदर्य का उदय होते हुए वह देखता है, तब उसको ये समझ में आता है कि सौंदर्य ठीक हर भूमि में है, हर मन में है, हर कलाकार में है। और इस प्रकार से सौंदर्य की दृष्टि के विकसित होने के लिए उस कलाकार को उस विरह की पीड़ा से होकर जाना बहुत आवश्यक है, उस कष्ट को उठाना बहुत आवश्यक है। कम से कम मुझे, और मुझे ऐसा लगता है मोहन राकेश जी को भी यही लगता है। जी, सौंदर्य और विरह से जुड़ा हुआ ही एक महत्वपूर्ण बिंदु है श्रृंगार। जी। श्रृंगार को इस नाटक में उसका मलिन रूप हमें कहीं देखने को नहीं मिलता है और यह बहुत बड़ी बात है क्योंकि अधिकांशतः ऐसा होता है कि जो साहित्यिक रचनाएं होती हैं, जो ऐतिहासिक पात्रों को गढ़ती हैं, तो उस समय उनकी जो गरिमा होती है वो थोड़ी कम हो जाती है, परंतु यहाँ वह देखने को नहीं मिलता है। ऐसा लगता है कि जो भी यह नाटक पढ़ेगा उसका मन स्वच्छ निर्मल हो जाएगा। हमारे जीवन में यह द्वंद्व हो ना हो, परंतु मल्लिका और कालिदास की भावनाओं के माध्यम से हम इन संघर्षों का साक्षात्कार कर सकते हैं और विशेषकर युवा वर्ग के लिए प्रेम का जो उत्कृष्ट रूप होता है वह यह नाटक में देखने को मिलता है और इस नाटक का प्रत्येक वाक्य पाठकों के चित्त को उच्च भाव की ओर ले जाता है। स्वर्णांजलि के अगले अंक में हम एक ऐसी ही उत्कृष्ट साहित्यिक कृति पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।